यूपी दौरे के दूसरे दिन बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कानपुर में बूथ अध्यक्षों के साथ की मुलाकात। कई पार्टी कार्यालयों का भी किया उद्घाटन। योगी आदित्यनाथ ने दी विरोधियों को चेतावनी, कहा अगर किसी ने शांति भंग करने का दुस्साहस किया तो सख्ती से निपटेगी सरकार। 25 नवंबर को जेवर गौतम बुद्ध नगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की रखेंगे आधारशिला। कार्यक्रम का जायजा लेने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे नोएडा। नोएडा के इंटरनेशनल किया एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद रक्षा अलंकरण समारोह में देश की सुरक्षा के लिए अदम्य साहस का प्रदर्शन करने वाले जवानों को वीरता पुरस्कार से किया सम्मानित। और गोवा में चल रही इफ्फी में चौथे दिन बुद्धदेव दास गुप्ता द्वारा निर्देशित काल पुरुष और बधाई हो के जरिए दी गई सुरेखा सीकरी को श्रद्धांजलि। सत्यजीत रे की फिल्म जनसागर की हुई स्क्रीनिंग। नमस्कार, मैं हूं अनिल और अब इस बुलेटिन के समाचार विस्तार से। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा प्रदेश के कानपुर में बूथ अध्यक्षों के साथ कार्यक्रमों को संबोधित किया। इस मौके पर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी का माहौल बिगाड़ने की जो कोई भी कोशिश करेगा उसके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। जेपी नड्डा और योगी आदित्यनाथ ने कानपुर में गुरुद्वारे में जाकर मत्था टेका। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने उत्तर प्रदेश के अपने दौरे पर कानपुर में बूथ अध्यक्षों से मुलाकात की। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले संगठन को बूथ स्तर तक मजबूती देने की पहल में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी साथ मौजूद रहे। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने वाम दलों पर विचारधारा को लेकर तंज कसा और कहा कि शुक्र है कि भगवान ने जिस विचारधारा से जुड़ने का मौका दिया वो एकदम ठीक है। तो वहीं उन्होंने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि भाजपा में परिवारवाद नहीं है। हमारे पास योगी जी जैसे नेता है, हमारे पास योगी जी जैसे नेता है, हमारे पास केशव प्रसाद मौर्य जी है, हमारे पास नेताओं की घड़ी है, लड़ी है, कड़ी है, एक पर एक नेता। लेकिन दूसरी तरफ देखोगे तो माए है और मेरे बाद मेरा बेटा है, बाकी झुट्टी बाकी झुट्टी कोई नहीं दिखता। और अब तो छोड़ो, पहले तो चाचा का भी ख्याल कर लेते थे, अब तो चाचा का भी ख्याल करना छोड़ दिया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी के लिए एक क्षेत्रीय कार्यालय सहित अन्य 7 जिला कार्यालयों का भी उद्घाटन किया। राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था बेहतर है और सरकार माफियाओं से सख्ती से निपट रही है। वहीं उन्होंने भ्रम फैलाकर प्रदेश की शांति भंग करने वालों को एक बार फिर चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अगर किसी ने दुस्साहस किया तो प्रदेश सरकार उनसे सख्ती से निपटेगी। मैं इस अवसर पर चाचा जान और अब्बा जान के नैया से कहूंगा कि वे सावधान होकर के सुन लें। अगर प्रदेश की भावनाओं को भड़का करके माहौल खराब करोगे तो फिर सख्ती के साथ सरकार निपटना भी जानती है। आज प्रदेश में दंगा नहीं, हर व्यक्ति जानता है कि ओवैसी समाजवादी पार्टी के एजेंट बनकर के प्रदेश में भावनाओं को भड़काने का कार्य कर रहे हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानपुर के नामदेव गुरुद्वारे में पूजा की। जेपी नड्डा ने कहा कि मौजूदा केंद्र सरकार ने 1984 के दंगों के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है और आईएसटी गठित कर दंगों के दोषी प्रभावशाली लोगों को भी जेल भेजने का काम किया है। 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेवर एयरपोर्ट की आधारशिला रखेंगे। पीएम मोदी के कार्यकर्ताओं को जायजा लेने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नोएडा पहुंचे। इस एयरपोर्ट के बनने के बाद उत्तर प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बन जाएगा जिसमें 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे होंगे। केंद्र की नरेंद्र मोदी और यूपी की योगी आदित्यनाथ की डबल इंजन की सरकार यूपी को विकास के रास्ते पर तेजी से ले जा रही है। खासतौर पर बुनियादी ढांचे की मजबूती पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है। अब उत्तर प्रदेश देश का अकेला ऐसा राज्य बनने वाला है जहां 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हो जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 नवंबर को राज्य के गौतम बुद्ध नगर जिले के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की आधारशिला रखेंगे।
गुरुवार को होने वाले उद्घाटन से पहले राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जेवर पहुंचे और वहां तैयारियों का जायजा लिया। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण के साथ इसमें लगभग 34 से लेकर 35 हजार करोड़ रुपए का निवेश अकेले इस एयरपोर्ट पर होगा। 1 लाख से अधिक लोगों को नौकरी और रोजगार यहां पर उपलब्ध होंगे। इसके साथ ढेर सारी अन्य संभावनाएं यहां पर बनेंगी। इस एयरपोर्ट का निर्माण 2024 में यह एयरपोर्ट फंक्शनल हो जाएगा और उत्तर प्रदेश का यह 5वां इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में ये दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा। इससे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दबाव को कम करने में मदद मिलेगी। ये हवाई अड्डा रणनीतिक रूप से स्थित है और इससे दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, अलीगढ़, आगरा, फरीदाबाद सहित शहरी आबादी और पड़ोसी इलाकों के लोगों को सुविधा होगी। हवाई अड्डे के पहले चरण का विकास 10,050 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से हो रहा है। यह 1300 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर फैला है। पहले चरण का निर्माण हो जाने के बाद हवाई अड्डे की क्षमता वार्षिक रूप से 1 करोड़ 20 लाख यात्रियों की सेवा करने की हो जाएगी। निर्माण कार्य तय समय से चल रहा है और 2024 तक पूरा हो जाएगा। एयरपोर्ट जो है वो रिकॉर्ड समय में माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से 3.5 साल में ही ये शिलान्यास की स्टेज में आ गया है। पूरा ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट है। शिलान्यास करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को खुद आ रहे हैं। इससे इकॉनमी में तो मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा ही। कम से कम 1 लाख लोगों को जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रोजगार का अवसर मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को लेकर स्थानीय निवासी बेहद खुश हैं और मानते हैं कि एयरपोर्ट बनने से इस पूरे इलाके में विकास कार्यों को गति मिलेगी, इलाके की कनेक्टिविटी बेहतर होगी और युवाओं के लिए रोजगार के मौके बढ़ेंगे। जेवर एयरपोर्ट आ ही रहा है, बड़ी खुशी की बात है। मोदी जी, योगी जी सही काम कर रहे हैं। जो चीज बनेगी वो तो तरक्की होगी। हवाई जहाज के बनने अड्डे थे, हमारे यहाँ तो तरक्की है। ये एयरपोर्ट जो बना बहुत अच्छी बात है। हमारे यहाँ तरक्की हो जाएगी और बालकन को रोजगार मिल जाएगा। देखो जी, एयरपोर्ट बनने से यहाँ रोजगार बढ़ेगा। एयरपोर्ट से यहाँ पे लोगों को रोजगार भी मिलेगा। बहुत ज्यादा लोगों की जो बेरोजगारी थी वो खत्म होगी। हवाई अड्डे पर ग्राउंड ट्रांसपोर्टेशन सेंटर विकसित किया जाएगा, जिसमें मल्टी मॉडल ट्रांजिट केंद्र होगा। मेट्रो और हाई स्पीड रेलवे के स्टेशन होंगे। टैक्सी, बस सेवा और निजी वाहन पार्किंग की सुविधा मौजूद होगी। इस हवाई अड्डे के बनने से नए उद्योगों को असंख्य अवसर मिलेंगे तथा रोजगार के मौके भी पैदा होंगे। जेवर में बन रहे इस एयरपोर्ट को लेकर स्थानीय लोगों में खासा उत्साह है और उन्हें उम्मीद है कि इस एयरपोर्ट के बनने के बाद इलाके में विकास को और ज्यादा रफ्तार मिलेगी। ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, ये सरकार द्वारा लाया गया। इससे यहाँ ग्रेटर नोएडा का भी विकास होगा और इसका भी विकास होगा और ये बहुत अच्छी वो है। सरकार तो बहुत अच्छा काम कर रही है। एक्सप्रेस वे भी बना रही है। ये एयरपोर्ट के लिए अच्छा काम कर रही है यहाँ पर। सर, यहाँ बहुत अच्छा ड्रीम है। इससे युवाओं को रोजगार मिलेगा, भविष्य अच्छा रहेगा। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ मोदी जी का। युवाओं को रोजगार मिलेगा और व्यापार बढ़ेगा, देश का विकास होगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमें नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में एक सौगात दी है। ये नोएडा उत्तर प्रदेश का तो विकास करेगा, पूरे देश का विकास करेगा। अभी हमें 1.5 घंटा लगता है दिल्ली जाने में। एयरपोर्ट पहुंचते हमें 1.5 घंटे 2 घंटे लग जाते हैं, पर अब मेरे घर से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचने में अराउंड 30 to 45 मिनट्स लगेंगे। जेवर एयरपोर्ट इस क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री जी सौगात दे रहे हैं, वो बहुत ही उत्तम सौगात है और इस क्षेत्र को इसका बहुत लाभ मिलने वाला है। इस क्षेत्र को उद्योग का लाभ मिलेगा, उद्योग काफी बढ़ेंगे यहाँ और काफी देशों से जो कनेक्टिविटी बढ़ेगी उससे क्षेत्रीय जनता को एवं क्षेत्रीय किसानों को बहुत ज्यादा लाभ पहुंचने वाला है। वर्ष 2021 के रक्षा अलंकरण समारोह का आयोजन किया गया। इस आयोजन में कुल 113 पदक दिए गए। 1 महावीर चक्र, 6 कीर्त चक्र, 5 वीर चक्र और 16 शौर्य चक्र प्रदान किए गए। गलवान घाटी में देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले कर्नल विकुमाला संतोष बाबू को मरणोपरांत महावीर चक्र से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सम्मानित किया।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंगलवार को राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह 2021 में देश की सुरक्षा के लिए अदम्य साहस का प्रदर्शन करने वाले जवानों को शौर्य पुरस्कारों से सम्मानित किया। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 1 महावीर चक्र, 6 कीर्ति चक्र, 5 वीर चक्र, 16 शौर्य चक्र, 30 परम विशिष्ट सेवा पदक, 4 उत्तम युद्ध सेवा पदक और 51 अति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए। जम्मू कश्मीर के केरन सेक्टर में एक आतंकवादी को मारने और 2 अन्य को घायल करने के लिए 4 पैरा स्पेशल फोर्स के सूबेदार संजीव कुमार को मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया। नायब सूबेदार नुदुराम सोरेन को ऑपरेशन स्नो लेपर्ड में पिछले साल जून में गलवान घाटी में चीनी सेना द्वारा किए गए शातिराना हमले के खिलाफ उनकी वीरतापूर्ण कार्रवाई के लिए मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। रक्षा अलंकरण समारोह में मेजर अनूज सूद को मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। जम्मू कश्मीर पुलिस के हेड कांस्टेबल अब्दुल राशिद कालस को पुलवामा में आतंकवादियों से मुकाबला के लिए मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। सीआरपीएफ के निरीक्षक पिंटू कुमार सिंह, हेड कांस्टेबल श्याम नारायण सिंह यादव और कांस्टेबल विनोद कुमार को कुपवाड़ा में आतंकवादियों से 34 घंटे से ज्यादा चले मुकाबले के दौरान अपनी जान की परवाह किए बिना अनुकरणीय साहस और वीरता के लिए मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति ने जम्मू कश्मीर पुलिस के शहीद एसपीओ बिलाल अहमद को मरणोपरांत शौर्य चक्र से नवाजा। उन्हें एक आतंकरोधी ऑपरेशन के दौरान सर्वोच्च बलिदान के लिए यह पुरस्कार दिया गया। राष्ट्रपति ने शहीद की मां सारा बेगम को पुरस्कार सौंपा। भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा चलाए जा रहे युवोत्थान कार्यक्रम के अंतर्गत सहारनपुर के आईपीटी ऑडिटोरियम में प्रोफेशनल सेवाओं को भारतीय जनता युवा मोर्चा से जोड़ने के उद्देश्य से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने जनपद के प्रोफेशनल युवाओं से मुलाकात की। इस अवसर पर अनुराग ठाकुर ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि मोर्चा से जुड़े युवा अपने क्षेत्रों के ऐसे लोगों के बारे में जानकारी इकट्ठा करके उनका विवरण भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश कार्यालय तक पहुंचाएं, जिन्होंने आजादी से पहले और आजादी के बाद देश के लिए अपना योगदान दिया है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि देश में स्वच्छता मिशन के तहत मोदी सरकार ने 11 करोड़ परिवारों को शौचालय और हर घर में गैस सिलेंडर देने का वो काम किया है जो अब से पहले की सरकार नहीं कर पाई, और अब हमारी सरकार नल के जरिए घर तक स्वच्छ जल पहुंचाने की सुविधा में लगी है। 2014 से लेकर 2021 तक आप कोई भी वर्ष उठाकर देखेंगे, गेहूं धान का खरीद भी ज्यादा हुई, मूल्य भी ज्यादा दिए गए, लगभग 47% ज्यादा रेट दिए गए, खरीद पहले से लगभग दुगनी की गई। आपदा के समय भी गेहूं धान दलहन तिलहन सबकी खरीद की गई। ये अपने आप में दिखाता है किस तरह से मोदी सरकार ने किसानों के साथ खड़े रहे। 1,62,000 करोड़ रुपया पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से 10 करोड़ किसानों के खाते में पिछले 2 सालों से लगातार डालने का काम किया है। एक के बाद दूसरी नीति किसानों के हित में लेकर आए। 1 लाख करोड़ रुपया एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड मोदी सरकार ने रखा है ताकि उसमें किया जाए। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 50 करोड़ लोगों को 5-5 लाख का इलाज मुफ्त में देने का काम किया। तो अभी भी जो नई स्वास्थ्य योजना हम लेकर आए हैं, जिसमें लगभग 64,000 करोड़ रुपया खर्च होगा, हर जिला स्तर पर बड़े और स्पेशलिस्ट अस्पताल और लैब्स बनाने का काम किया जाएगा, ताकि भविष्य में कोई आपदा जैसी स्थिति आती है तो उससे भी लड़ा जा सके, इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर खड़ा हो, और ये करने का काम किया है तो मोदी सरकार ने किया। प्रदेश के जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने प्रयागराज जिले के मेजा तहसील की डीही रजबहा पुनर्स्थापना परियोजना का शिलान्यास किया और 12 तहसील टोंस लोहरा स्थित चौधरी चरण सिंह टोंस पंप नहर का लोकार्पण किया। जल शक्ति मंत्री ने कहा कि 30 वर्षों से बंद पड़ी पंप कैनाल को चालू किया गया।
कैनाल से किसानों को इसका लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 20,000 नए ट्यूबवेल, 18 नई लिफ्ट कैनाल परियोजना को शुरू किया है। सांसद प्रोफेसर रीता बहुगुणा जोशी ने कहा कि प्रयागराज का यमुना पार बहुत ही पिछड़ा इलाका है। पूर्ववर्ती सरकारों ने विकास कार्य नहीं किए। प्रदेश में सूबे की योगी सरकार आने के बाद लगातार विकास कार्य कर रही है, जो दिखाई दे रहा है। बड़ी बड़ी परियोजनाएं जो 50-50 साल से लोग पूरा नहीं कर पाए थे, उसको हम लोगों ने पूरा किया। जो आपने डी रजवाहा आज हम लोगों ने शुरुआत किया है, वो 30 साल से बंद है। पूरी तरीके से उस काम को शुरू किया और इसमें भी पिछले 15-20 सालों से पानी की बहुत किल्लत थी, उसको भी हम लोगों ने पूरा किया। तो पूरे उत्तर प्रदेश में अभी तक 2,000 नए ट्यूबवेल, 6,000 नए पुराने ट्यूबवेलों का रिबोरिंग किया है। 18 इस तरीके के लिफ्ट कैनाल हम लोगों ने पूरा किया है। सरयू परियोजना और बाढ़ सागर परियोजना, मध्य गंगा परियोजना, अर्जुन सहायक परियोजना, इन बड़ी परियोजनाओं को पूर्ण करके विश्व बैंक की परियोजनाओं को पूर्ण करते हुए हम लोगों ने 25 लाख हेक्टेयर जमीन को सिंचित किया है। हमको लगता है कि आज़ादी से लेकर के अभी तक, और 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश बना था, तब से लेकर के आज तक 5 साल में इतनी सारी परियोजनाओं को कभी नहीं पूरा किया जिसको योगी सरकार ने पूरा किया है और किसानों को बहुत बड़ा तोहफा दिया। पहले 5 साल बसपा ने बेड़ा गर्क किया। जो परियोजनाएं आपने ईंट लगा दी, आपने बोर्ड लगा दिया, अपने नेताओं का नाम लिख दिया, लेकिन वहां एक ईंट नहीं रखी आपने। लेकिन जब योगी आदित्यनाथ की सरकार आई तो मुझे फक्र है इस बात का, हर क्षेत्र में तो काम हुआ, लेकिन जल संसाधन मंत्रालय उत्तर प्रदेश बनाकर उन्होंने गजब का एक युवा मंत्री हमको दिया, जिसको कि विजन था, दूरदर्शिता थी, जो जानते थे कि क्या करना। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र को संबोधित करते हुए तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के ऐलान के बाद बाराबंकी जिले के किसान व किसान यूनियन से जुड़े नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना करते हुए उन्हें धन्यवाद दिया। किसानों ने कहा कि हमें पूरा विश्वास था कि प्रधानमंत्री देश हित में ये तीनों कृषि बिल जरूर वापस लेंगे और मोदी जी ने कृषि कानून को वापस लेकर हमारा विश्वास बढ़ा दिया है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो 3 कृषि कानून बिल लाए थे, वो हमारी समस्याओं को देखते हुए वापस किए हैं। इसके लिए हम प्रधानमंत्री जी को दिल से धन्यवाद देते हैं। सिंधु बॉर्डर पर हमारे किसान भाई 12 महीनों से प्रदर्शन कर रहे थे, उसको हमेशा के लिए हमारे मोदी जी ने समाप्त कर दिया है, तीनों किसान बिल वापस लेके, जिसके लिए किसान भाई और मेरी तरफ से मैं मोदी जी को बारंबार धन्यवाद अदा करता हूं और सभी की तरफ से उनको कोटि-कोटि प्रणाम है। वाराणसी के आयुक्त सभागार में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री डॉक्टर भागवत किशन राव कराड ने बैंकों की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को ऋण स्वीकृति प्रदान किए। इस मौके पर उन्होंने बैंकों द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। अग्रणी जिला प्रबंधक पी.के. झा ने बताया कि इस बृहद कार्यक्रम में जनपद के विभिन्न बैंकों की तरफ से विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को जो स्वीकृति पत्र प्रदान करने का निर्णय लिया गया है, उसका वितरण इस सभागार में हुआ है। इसके साथ ही स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ऋण वितरण के साथ साथ उनको विभिन्न योजनाओं के टूल किट भी वितरित किए गए हैं। कार्यक्रम में समूह की महिलाओं के द्वारा बनाए गए उत्पादों के स्टॉल भी लगाए गए। ये क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम था। इस क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम के अंतर्गत पूरे जिले की बैंकों ने इसमें प्रतिभाग किया। सभी बैंकों के द्वारा ऋण वितरण, ऋण स्वीकृति और जन सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत जो कार्यक्रम हमारे चल रहे हैं, उसका इसमें हमने हितग्राहियों को स्वीकृति पत्र, चेक एवं प्रमाण पत्र प्रदान किया है। जैसे यहाँ पे तो हमारे करीब 400 लोग यहाँ उपस्थित रहे हैं और पूरे जनपद में हमने 3,837 लोगों को ऋण स्वीकृति पत्र दिया है। टूल किट हम लोगों ने 30 लोगों को दिया है, जो कि FLCRP होता है हमारा, और RCT के द्वारा ट्रेंड जो महिलाएं हैं वो जाकर के गाँव में प्रशिक्षण देंगी। इसके लिए उन्हें टूल किट दिया गया है। साथ में आपने देखा होगा कि बैंक सखीज को हमने डिवाइस दिया है, यानी वो ATM होता है एक तरह का, जिसके द्वारा वो गांव में जाकर के लोगों के लेन देन का काम भी करेंगी। यानी धीरे धीरे महिलाओं को हम सशक्त करने की दिशा में प्रयास कर रहे हैं। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के उत्सव को देश भर में आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। इसी क्रम में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो
बांदा द्वारा हमीरपुर शहर के राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में एक विशेष जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें स्कूली बच्चों को आजादी का अमृत महोत्सव विषय पर रोचक व ज्ञानवर्धक तरीके से जागरूक किया गया। साथ ही भारत की आजादी के अमृत महोत्सव के बारे में विद्यार्थियों व शिक्षकों संग परिचर्चा भी की गई। इस अवसर पर विभाग द्वारा एक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन कर सही जवाब देने वाली 25 बालिकाओं को पुरस्कृत किया गया। साथ ही देश की आजादी के महत्व को बच्चों को जादू के करतबों के माध्यम से भी बताया गया। कार्यक्रम में अपने संबोधन में क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी गौरव त्रिपाठी ने कहा कि आजादी की प्रथम लड़ाई जो 1857 में लड़ी गई, उसमें बुंदेलखंड का एक विशेष महत्व है। बुंदेलखंड की इस धरती पर महान क्रांतिकारियों ने दृढ़ता से अंग्रेजों का मुकाबला किया, जो आगे चलकर आजाद भारत के निर्माण में सहायक हुई। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी अभय सागर ने कहा कि स्वतंत्रता हमें विरासत में मिली है। हमारे देश के महान क्रांतिवीरों ने अपने प्राणों की आहुति दे हमें स्वतंत्र देश में जीने का अधिकार दिलाया। उन्होंने अमृत महोत्सव के बारे में उनको जानकारी दी और जितने भी उन्होंने क्वेश्चन सामान्य ज्ञान के पूछे, हमारे बच्चों ने बहुत अच्छा जवाब दिया, जिसमें उन्होंने टिफिन बंटवाए, बच्चों में वितरण करवाए, जो एक बहुत ही सराहनीय काम था उनका। बहुत अच्छा कार्य किया उन्होंने। विद्यालय में बच्चों को बहुत खुशी हुई, उनकी उत्सुकता जागरूक हुई, तो इसलिए उन्होंने एक बहुत ही अच्छा संदेश दिया कि आगे बच्चे और इसमें भाग लें। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत चल रही देश भर में श्रृंखला के अंतर्गत क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो बांदा द्वारा आज जनपद हमीरपुर में एक मिनी ICOP का कार्यक्रम राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में किया गया। कार्यक्रम और विभाग का मकसद था कि बालिकाओं के मध्य आज़ाद भारत के उन महान क्रांतिकारियों के बारे में जानना था, जिनके बारे में हमने ज़्यादा पढ़ा नहीं है, सुना नहीं है। कार्यक्रम के दौरान एक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें बालिकाओं से मुख्यतः आज़ादी से जुड़े हुए संबंधित सवाल पूछे गए। सही जवाब देने वाली बालिकाओं को पुरस्कृत कर उनका मनोबल बढ़ाया गया। छात्र, मेरा नाम अनुभवी गौतम है और मैं एक ही छात्र हूँ। यहाँ पे जो आज़ादी महोत्सव का कार्यक्रम हुआ, जो सर लोगों ने यहाँ कार्यक्रम करवाया, यहाँ सारे बच्चों से GK के छोटे छोटे से क्वेश्चन पूछे, जिन बच्चों को आते हैं वो जवाब दिए और उनको खुश करने के लिए कुछ सामूहिक पुरस्कार भी मिले सारे बच्चों को। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाएगा। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने बताया कि संविधान दिवस के कार्यक्रम में 23 भाषाओं में संविधान की प्रस्तावना का ऑनलाइन वाचन 26 नवंबर से शुरू होगा। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य समाज के सभी वर्गों में संवैधानिक और लोकतांत्रिक लोकाचार तथा मूल्यों का प्रसार करना है। प्रहलाद जोशी ने बताया कि संविधान को जानने और समझने के लिए यह एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 26 नवंबर को संविधान दिवस के मुख्य समारोह में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का संबोधन भी होगा। As earlier I have said, I would like to share with you online reading of preamble of Constitution in 23 languages would be operational for use from 26th November onwards. The purpose of both these portals is to spread the Constitution and democratic ethos and the values across all the sections of the society using this auspicious occasion. गोवा में इन दिनों 52वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की धूम देखने को मिल रही है। इफ्फी के चौथे दिन यहां कई फिल्मों का प्रदर्शन किया गया, तो वहीं कई प्रकार के संवाद कार्यक्रमों के जरिए देश दुनिया की फिल्मों के अनुभवों को साझा किया गया। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए बड़ी संख्या में लोग फिल्मों के इस महाकुंभ में पहुंच रहे हैं। चौथे दिन बुद्धदेव दासगुप्ता द्वारा निर्देशित कालपुरुष और बधाई हो के जरिए सुरेखा सीकरी को श्रद्धांजलि दी जा रही है। वहीं सत्यजीत रे की जल सागर भी स्क्रीन की गई। प्रसिद्ध निर्देशक अशोक विश्वनाथन की गैर फीचर फिल्म श्रेणी में फिल्म की स्क्रीनिंग हुई, जो आकर्षण का केंद्र रही। वहीं आज मास्टर क्लासेस में प्रतिष्ठित निर्देशक शुजीत सरकार ने अपनी फिल्म ऊधम सिंह के बारे में बात की। सरदार ऊधम ऐसे रिवोल्यूशनरी थे, ये हमको मालूम नहीं था। और जलियांवाला हत्याकांड एक जो इस तरह से फिल्माया, मतलब इस तरह से भयानक था, ये हमको पढ़े तो थे लेकिन कोई आइडिया नहीं था। तो ये दो चीज़ें जो हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट जो मेरे को फीडबैक मिली।
तो मतलब एज ए डायरेक्टर मैं खुशी होऊंगा कि इतने लोगों ने देखा और इस तरह का रिएक्शन आया। सब लोग मतलब एक कुछ लोगों का तो रिएक्शन ऐसे ही, कुछ शब्द नहीं थे उनके पास। 52वां इफ्फी अपने पूरे शबाब पर है। फिल्मों की स्क्रीनिंग जारी है और सभी शोज हाउसफुल जा रहे हैं। बड़ी संख्या में दर्शक यहां पहुंच रहे हैं। वहीं ऑनलाइन सेशंस में भी दर्शकों की संख्या को लेकर इफ्फी ने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। डेंगू की तरह ही बुखार वाली स्ट्रेप टाइफस बीमारी से पीड़ित मरीज मिलने के बाद उन्नाव का स्वास्थ्य विभाग और भी अधिक मुस्तैद हो गया है। संचारी रोग के नोडल अधिकारी और उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विवेक गुप्ता ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से पूरे जनपद में सावधानियां बरती जा रही हैं, जिसमें मरीज के घर के आसपास सघन सर्वे के अतिरिक्त फॉगिंग, नालियों में दवा का छिड़काव कराया जा रहा है। कृषि विभाग और पंचायती राज के द्वारा झाड़ियों की कटाई और चूहे पर नियंत्रण किया जा रहा है, क्योंकि रिसर्च में पाया गया है कि इस बीमारी के बैक्टीरिया चूहों और छछूंदर की त्वचा में रहते हैं और बीमारी का संक्रमण मनुष्य में फैलाते हैं। स्ट्रेप टाइफस बीमारी जो होती है ये बेसिकली बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जो कि ओरिएंटा टुस्टुगु गैमुसी करके बैक्टीरिया के थ्रू होती है। और इसका वेक्टर जो होता है वो इन्फेक्टेड शिगर्स होते हैं, जो कि लार्वल माइट्स होते हैं। ये लार्वल माइट्स जो है वो चूहों के खालों में या छोटे छोटे पौधों झाड़ झंकाड़ में होते हैं। तो इस तरीके के इस बीमारी में लक्षण जो है वो लगभग डेंगू की तरह से हैं, जिसमें बुखार आना, हल्के चकत्ते पड़ जाना, इश्कार बन जाना या उसके साथ में हाथ पैरों में दर्द होना, मांसपेशियों में दर्द होना, ये सारे लक्षण होते हैं। इसमें हमारे स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जहाँ पे इस तरीके का इन्फेक्शन का पेशेंट निकलता है, वहाँ पे हम लोग 50 घरों के उसके घर के 50 घरों में हम लोग सर्वे कराते हैं। इस तरीके संदिग्ध मरीजों की जांच एलाइजा के थ्रू कराते हैं। इसके साथ में फॉगिंग, एंटी लार्वल दवा छिड़काव और ख़ास तौर से जो चूहों से प्रिवेंशन है कृषि विभाग के द्वारा, उसका भी हम लोग निरोधात्मक कार्रवाई करवाते हैं। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लखनऊ के बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में 20 यूपी गर्ल्स बटालियन एनसीसी द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर की 300 से ज्यादा महिला एनसीसी कैडेट्स ने हिस्सा लिया। एनसीसी प्रशिक्षण अधिकारी राजश्री ने बताया कि कार्यक्रम में कैडेट्स को हथियारों की जानकारी और उसे इस्तेमाल करने का प्रशिक्षण दिया गया है। कार्यक्रम में कैंप कमांडेंट और कमांडिंग ऑफिसर कर्नल विनोद जोशी ने कैडेट्स को एसएसबी परीक्षा के लिए किस तरह से तैयारी की जाए इस बारे में जानकारी दी। इस कैंप का जो उद्देश्य है वो ये है कि हम जो हमारी आज की बच्चियां हैं उनको किस तरीके से आत्मनिर्भर बनाएं, उनका ओवरऑल लीडरशिप जो डेवलपमेंट है वो किया जा रहा है। साथ ही साथ ड्रिल करवाई जा रही है, हथियार से वो ट्रेनिंग ले रही हैं, जिससे कि उनका आत्मविश्वास बढ़े और आगे बहुत सारी ऐसी चुनौतियां हैं जिससे कि वो फेस कर सके बहुत ही इजी तरीके से। तो ये हमारे कैंप का उद्देश्य है। साथ ही साथ हमारे जो कैंप कमांडेंट हैं कर्नल विनोद जोशी सर, वो बच्चों को किस तरीके से ऑफिसर्स बने इसके लिए एसएसबी की ट्रेनिंग करवा रहे हैं। और अब इस बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। यूपी दौरे के दूसरे दिन बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कानपुर में बूथ अध्यक्षों से की मुलाकात, कई पार्टी कार्यालयों का भी किया उद्घाटन। योगी आदित्यनाथ ने दी विरोधियों को चेतावनी, कहा अगर किसी ने शांति भंग करने का दुस्साहस किया तो सख्ती से निपटेगी सरकार। 25 नवंबर को जेवर गौतम बुद्ध नगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की रखेंगे आधारशिला। कार्यक्रमों का जायजा लेने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे नोएडा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रक्षा अलंकरण समारोह में देश की सुरक्षा के लिए अदम्य साहस का प्रदर्शन करने वाले जवानों को वीरता पुरस्कार से किया सम्मानित। और गोवा में चल रहे इफ्फी में चौथे दिन बुद्ध देव दास गुप्ता द्वारा निर्देशित काल पुरुष और बधाई हो के जरिए दी गई सुरेखा सीकरी को श्रद्धांजलि। सत्यजीत रे की फिल्म जन सागर की हुई स्क्रीनिंग।
इसी के साथ हमारा ये समाचार बुलेटिन अब यहीं समाप्त होता है, लेकिन चलने से पहले वही जरूरी बात कि कोरोना का खतरा अभी भी बरकरार है, इसलिए मास्क पहनें, उचित दूरी बनाकर रखें, भीड़ भाड़ से बचें और समय समय पर हाथ धोते रहें। नमस्कार।